तारा जल्दी से नहीं। आज एक तो विद्यार्थियों सर्दी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा लेट आना होगा। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, और इस प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में आज हमारा अंतिम बिंदु है, अंतिम टॉपिक है पुरातत्व। इसको कहते हैं विद्यार्थियों हमारा है प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। विद्यार्थियों प्राचीन भारत को जानने के हमारे पास 4 स्रोत हैं जिसका हमने एक लंबे समय से बहुत विशेष तरीके से वर्णन किया है। सबसे पहला क्या है विद्यार्थियों, प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में हमारा पहला आएगा धार्मिक साहित्य। हमने बहुत ही व्यापक स्तर पर इसकी चर्चा की है। धार्मिक साहित्य, एक धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला कौन सा था, वैदिक साहित्य, दूसरा आता है बौद्ध धर्म, और तीसरा आता है विद्यार्थियों जैन धर्म। इस तरह से विद्यार्थियों ये 3 धर्मों हैं जिनसे तत्कालीन प्राचीन भारत की जानकारी की सामग्री मिलती है। उसके बाद में आता है दूसरा है हमारा विद्यार्थियों ऐतिहासिक साहित्य, अर्थात कुछ साहित्य धर्म से अलग भी, कुछ धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, कुछ साहित्य कुछ ग्रंथ है जो धर्म से अलग लिखे गए, इनको ऐतिहासिक या धर्मेतर साहित्य बोला गया, जिनका विषय धर्म नहीं है। इतिहास व्याकरण ज्योतिष कुछ भी हो सकता है लेकिन ये धर्म नहीं है, उनको ऐतिहासिक बोला है। यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपने स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं, उनसे प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। कल विद्यार्थियों हमने पढ़ा था विदेशी साहित्य, अर्थात कुछ लोग हमारे भारत देश में आते हैं विद्याध्ययन करने के लिए। विदेशी साहित्य कि विदेशी भारत में क्यों आए, तो कुछ विद्याध्ययन करने के लिए आए, कोई बौद्ध धर्म के स्थलों की यात्रा करने के लिए आए हैं, कुछ व्यापार वाणिज्य करने के लिए आए, कुछ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए आए हैं। तो तत्कालीन भारत में प्राचीन यूनान, चीन, अरब, तिब्बत, रोमन, ये विदेशी लोग हैं जो भारत में आते हैं और भारत में आकर यहाँ की प्राचीन भारत की अपने ग्रंथ में उन चीज़ों का वर्णन देते हैं। और अंत में आकर विद्यार्थियों पुरातत्व है, ये हमारा आज का विषय है। लगभग 2 दिन चलेगा विद्यार्थियों पुरातत्व, एक लंबा विषय है, स्वतंत्र विषय है। तो हम पढ़ते हैं आज पुरातत्व। तो प्राचीन भारत को जानने से विद्यार्थियों हमारे बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लगभग 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि 60 नंबर के तो 40 नंबर के तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लघुरात्मक और अति लघुरात्मक, और 3 क्वेश्चन बड़े आते हैं जो विद्यार्थियों 20-20 नंबर का होता है। तो उसमें प्राचीन भारत को जानने के स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से क्वेश्चन है, यह लगभग हर बार है जो क्वेश्चनों में आता है। आज हमारा विद्यार्थियों है पुरातत्व। पुरातत्व किसे कहते हैं विद्यार्थियों, पुरा यानी प्राचीन, पुरा यानी प्राचीन, और तत्व यानी सामान। पुरातत्व किसे कहते हैं विद्यार्थियों, पुरा यानी प्राचीन, तत्व यानी सामान, अर्थात प्राचीन सामान या पुराना सामान, प्राचीन सामान या पुराना सामान। इन चीजों के माध्यम से हम प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरातत्व है पुरा यानी प्राचीन, और तत्व यानी सामान, प्राचीन सामान के आधार पर हम इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें विद्यार्थियों है इस पुरातत्व में क्या होता है, एक प्रमाणिकता होती है। इस पुरातत्व में क्या होती है, एक प्रमाणिकता होती है, प्रमाणिकता होती है। प्रमाणिकता किसे बोलते हैं विद्यार्थियों, अर्थात एक तरह से प्रमाण होते हैं कि ये उसी समय की घटना है, उसी काल की वस्तु है। हम पढ़ रहे विद्यार्थियों पुरातत्व, पुरा यानी प्राचीन, तत्व यानी सामान, अर्थात प्राचीन सामान के आधार पर जिस चीजों का हम कह सकते हैं उसको बोलते हैं पुरातत्व, अंग्रेजी उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ये इतिहास की एक शाखा है, अलग से एक विषय है, इसकी है प्रमाणित होगी। इस पुरातत्व के विषय के क्या होते हैं, प्रमाण होते हैं। इसमें स्वतंत्र जानकारी होती है, स्वतंत्र जानकारी होती है। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, स्वतंत्र जानकारी होती है, प्रमाणिकता होती है। प्रमाणिकता का विद्यार्थी जैसे उदाहरण के रूप में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा पाठ है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता।
इस सिंधु घाटी सभ्यता में वो है लिपि, लिपि यानी लिखना, जिसमें लिख रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है, ऐसे लिपि है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं की है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है विद्यार्थियों। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है भारत की अपने तो विद्यार्थियों विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिलती है? वो जानकारी मिलती है हमें पुरातत्व से, क्योंकि इस सिंधु घाटी क्षेत्र की हमने खुदाई की, और जब खुदाई की तो वहाँ पर है अनेक हमें नगरों का मिला के यहाँ पर नगर थे, वहाँ पर कुछ वर्तमान शिलालेख मिले, अभिलेख मिले, मूर्तियाँ मिली, मोहरे मिले, उनके माध्यम से हमने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया है विद्यार्थी। तो जो भी सामान मिला है इस सिंधु घाटी सभ्यता में, जो भी हमें सामान मिला है वो सामान हमें यथावत उसमें कुछ मिलावट नहीं की। जैसे विद्यार्थी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, इसकी राजधानी थी, और इसमें एक विद्यार्थी स्नानागार मिला है। इसमें क्या है? स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है। स्नानागार देखिए कैसा है, एक छोटा स्नानागार नहीं, जैसे अपने कुंड होते हैं ना, जैसे अपन अगर कोलकाता के आसपास के होटल तो बड़े सारे कुंड है, ऐसे बड़े बड़े स्नानागार में है, विशाल स्नानागार, बड़ा सारा कुंड है जहाँ पर जैसे अपना कुंभ होता है, ऐसे धार्मिक प्रयोजन होते थे, लोग यहाँ पर स्नान करते थे। तो ये कुंड है, इसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है, बड़ा सारा कुंड है, इसकी लंबाई चौड़ाई है हमें मिला, इसके लिए भी पढ़ने की। तो हमारे पुराविदों ने इतिहासकारों ने क्या किया, पुराविद है उसकी लंबाई भी इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, और उसे को लिख दिया कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जहाँ पर रोज तो नहीं लेकिन शायद पूर्णिमा को, कार्तिक को या पूर्णिमा को या अमावस्या को या कोई विशेष पर्व पर यहाँ पर सामूहिक स्नान किया जाता था, ये उन्होंने लिखा है। तो इसमें क्या होता है, प्रमाणिकता होती है कि स्वतंत्र जानकारी होती है। इसमें कोई जैसे अगर पुस्तक लिखते थे अपन, तो जैसे कि मैगस्थनीज है, हमने इससे पहले पढ़ा था विदेशी साहित्य है, तो विद्यार्थियों को मैगस्थनीज है, ये मैगस्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। तो मैगस्थनीज राजा के ऊपर दया चाहने के लिए, मैं राजा के बारे में कुछ और लिखूं तो कुछ अपनी तरफ से ले लेते कि राजा ऐसा है, राजा वैसा है, अर्थात उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकता है अपनी तरफ से। लेकिन पुरातत्व क्या है, स्वतंत्र जानकारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं होती कि इसमें कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखा गया है या कम लिखा गया है। इसमें जो चीज है वो, जैसे ये अपना बोर्ड है तो लगभग आप मान लो 5 फुट चौड़ा होगा, 7-8 फुट चौड़ा होगा और लंबा होगा, और 4-5 फुट चौड़ा होगा। अब मैं जैसे कहता हूँ, मैं इस समय राजपूताना कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा हमारे कॉलेज में है इतना बड़ा बोर्ड है कि कम से कम 20 फुट तो चौड़ा है और 10 फुट लंबा है। तो ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज की मैं पढ़ाई करूँगा, कुछ बातें बताऊँ। लेकिन पुरातत्व क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर कुछ लिख नहीं है और यहाँ पर जब आप खुद आकर देखोगे तो यार सब तो बता दें 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, ये तो छोटा है उससे। तो पुरातत्व क्या है, जो भी चीज हमें मिलती है, जैसे स्नानागार मिला हो, बंदरगाह मिला हो, कोई मूर्ति मिली हो, जो भी हमको हमें चीज मिलती है वो सारी साझी हमें मिलती है। इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक पुस्तक लेके आया हूँ, उसमें हमारे गुरु जी है डॉक्टर मुरारलाल जी शर्मा, उन मुरारलाल जी शर्मा ने अपनी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में उनका वर्णन किया गया। विद्यार्थियों ये है एक सिंधु घाटी सभ्यता, इसका ये पूरा चित्र जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बने हुए हैं, इसमें कुछ मूर्तियां मिली है विद्यार्थियों में, इस सिंधु सभ्यता में कुछ हमें मूर्तियां मिली हैं। उन मूर्तियों को मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्राचीन भारत को, ये है विद्यार्थियों जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता में एक दैमाबाद है, अर्थात एक जगह स्थल है दैमाबाद, वहां पर एक रथ का, कांसे का रथ मिला है, अर्थात जो 2 बैल है उसके पीछे एक रथ मिला है और एक चलाने वाला है। तो ये जो हमें चीज मिल गई, उसके बाद में हमने हमारे पुरावधान उसको लिया, उसमें क्या है 16 सेमी इसकी है जो लंबाई है, 45 मीटर इसकी चौड़ाई है ना, और कांसे का बना हुआ है। तो जो हमें चीज मिली वो हमने वहाँ पर लिख दी। ये कुछ विद्यार्थियों लिपियाँ मोहरे हैं, जैसे अपनी मोहर होती है ना, हमारे कॉलेज प्रिंसिपल की मोहर होती है, वाइस प्रिंसिपल की मोहर होती है, या किसी डॉक्टर की मोहर होती है। ऐसे विद्यार्थियों सिंधुकालीन सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा मोहरें मिली है। तो ये सारी हैं जो मोहरें मिली हमें, जो हमें उस समय की बातें बताती हैं। तो इन जो पुरातात्विक जो सामग्रियाँ मिल रही हैं, देखो ये जो सामग्रियाँ मिल रही हैं, इन सामग्रियों के माध्यम
माध्यम से ही मोहनजोदड़ो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों एक ही सभ्यता है, उन सभ्यता का हमें पता लगता है। एक ये पशुपति है अर्थात इसके ऊपर सींग लगे हुए व्यक्ति है तो इसको पशुपति का गुण दिया। एक वर्षभ का चित्र है, इधर कुछ एक हाथी का है, एक सिंगा जो बैंड डालता है, इसका चित्र मिला है। इससे क्या पता चलता है कि जो जो वहाँ पर लोग रहते थे, कैसे कैसे जानवर थे, कैसे क्रिया करते थे, उन्होंने अपने आकार बना दिए और उन लिपि हमसे पड़ी नहीं है, तो उन चीजों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला अध्ययन में प्रामाणिकता होती है, अर्थात जो चीज हमें मिलेगी, जैसे दैववाद से रथ की कांस्य के रथ की मूर्ति मिलेगी तो उसको हम लिखेंगे भाई दैववाद से कांस्य के रथ की मूर्ति हुई है, उसको नापेंगे 45 सेंटीमीटर लंबी है, 75 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो जो होगी वो लिखेंगे। तो पुरातत्व की सबसे बड़ी क्या है, स्वतंत्र जानकारी अर्थात स्वतंत्र ज्ञान की एक शाखा है। पुरातत्व को बोलते विद्यार्थियों में स्वतंत्र ज्ञान की शाखा, अर्थात इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अपनी तरफ से लिखा जाता है, जो चीज है वही लिखा जाता है। तो सबसे पहला है पुरातत्व प्रमाणित होता है स्वतंत्र ज्ञान की शाखा। दूसरा होता है इसमें मिलावट का भाव होता है, मिलावट नहीं होती। मिलावट अर्थात इसमें अगर जैसे कि कांस्य का रथ दैववाद में आपको दिखाया दैववाद से कांस्य का रथ है, इसमें जो चीज है वो केवल लिखेंगे, इसमें मिलावट नहीं कर सकता कि अगर 45 सेंटीमीटर चौड़ा है तो 45 ही रहेगा, 50 नहीं हो पाएगा, तो इसमें मिलावट नहीं होती। तो ये है पुरातत्व, पुरा यानी प्राचीन तत्व यानी सामान, और इस प्राचीन पुरातत्व में है स्वतंत्र ज्ञान की एक शाखा होती है, नई ज्ञान की शाखा होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, किसी अतिशयोक्ति का भाव नहीं होता विद्यार्थियों। एक है विद्यार्थियों इतिहास की दृष्टि से मनुष्य की उत्पत्ति 26 लाख वर्ष पूर्व हुई है, 26 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई है विद्यार्थियों, मनुष्य की उत्पत्ति इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो 26 लाख वर्ष पूर्व है जो मनुष्य की उत्पत्ति होती है। और आज हमारा कौन सा साल चल रहा है विद्यार्थियों, 2000 साल हुए ना, देखो तो इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख 26 लाख वर्ष पूर्व, और इसमें हम निकाल दो 2000 ना, इकाई दहाई आज 2000 के साल चला तो लगभग 25 लाख 98,000 साल का जो हमें इतिहास है, अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई है, 26 लाख वर्ष पूर्व हुई है। 2000 वर्ष पूर्व आज हो गए हैं तो 26 लाख वर्ष पूर्व में 2000 निकालेंगे तो लगभग 25 लाख 98,000 साल आएंगे। इस 25 लाख क्या जानना चाहिए कि इसकी जो जानकारी, ये जो जानकारी है, इसकी जानकारी है हमें किससे मिलती है, सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व से मिलती है, अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास से 3000 ईसा पूर्व के लगभग मानो 2000 ये और 1000 साल पहले लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास है, हमें लिपि का ज्ञान हुआ है, लिपि का ज्ञान अर्थात विद्यार्थी जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, तो मैंने बताया आपको सिंधु घाटी सभ्यता, ये लगभग 2000 ईसा पूर्व की है, 2000 ईसा पूर्व को मानते हैं, लेकिन इसकी लिपि में पढ़ी नहीं है। तो 2000 उसके बाद की जो हमारी वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता की लिपि पढ़ी जाती है, तो लगभग हमें 25 लाख 98,000 साल का जो इतिहास है इस पुरातत्व के माध्यम से मिलता है। एक अगला पार्ट है हमारा आर्कियोलॉजी, उसमें कि कैसे आदिवासी मनुष्य हुआ है और कैसे उसने अपने पत्थरों से अपना जीवन यापन शुरू किया है, तो उसकी जानकारी हमें इन पुरातत्व से मिलती है। इसके कार्य है कि एक आता है पुरातत्व की सामग्री, पुरातत्व की सामग्री होता क्या है विद्यार्थियों, तो पुरातत्व की सामग्री कि जैसे हमने सुविधा की दृष्टि से बताया कि पुरातत्व में होता क्या है, तो सबसे पहला आता है विद्यार्थियों अभिलेख, सबसे पहला आता है अभिलेख, अर्थात लेख लिखना, अभि यानी लिखना। जैसे विद्यार्थियों अभिलेख होते हैं
कई प्रकार के होते हैं अभिलेख, इसको हम एक एक तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ अभिलेख, दूसरा क्या है मुद्राएं, दूसरा क्या है मुद्राएं, तीसरा क्या है उत्खनन सामग्री, उत्खनन सामग्री, चौथा है मोहरे, चौथा क्या है मोहरे, पांचवा क्या है स्मारक, स्मारक और एक है मूर्तियां, मूर्तियां। अभिलेख होते हैं विद्यार्थियों पुरातत्व की सामग्री, 6 चीजें हैं, 6 चीजों को पुरातत्व में रखा गया है अभिलेख है। इसमें कौन से विद्यार्थियों शिलालेख, शिलालेख, गुहालेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, स्तंभलेख, स्तंभलेख, मुद्राएं होती है विद्यार्थियों सिक्के, मुद्राएं क्या होती हैं सिक्के। जैसे विद्यार्थियों प्राचीन काल में हमारे हैं आज हमारे कागज की नोट चलते हैं ना, जैसे कि 2000 का नोट है, 500 का नोट है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसे विद्यार्थियों सिक्के चलते थे। एक है उत्खनन सामग्री, इसमें क्या आते हैं विद्यार्थियों मृदुभांड, अर्थात मृदुभांड आते हैं, मोहरे, मोहरे किसे कहते हैं अर्थात जो मोहर लगाते हैं ना, जैसे मैं राजपूताना पीजी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब की मोहर है, प्राचार्य राजपूताना पीजी कॉलेज, उससे क्या पता चला भाई ये राजपूताना पीजी कॉलेज की मोहर है। ऐसे ही हमारे कॉलेज की अलग मोहर आती है, जैसे एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम कंट्रोल की अलग मोहर है, वाइस प्रिंसिपल साहब की अलग मोहर है, ऐसे ही मोहरे थे। एक होता है स्मारक, अर्थात जैसे मैंने बताया था कि हड़प्पा में है जो कि इस मोहनजोदड़ो में है, स्नानागार मिला है, स्नानागार, गोदीवाड़ा, गोत्र का गोदीवाड़ा है, हड़प्पा का स्नानागार है, अर्थात वहाँ पर बड़े बड़े अंत्यागार जो रखने के हैं। वो मूर्तियाँ, मूर्तियाँ होती विद्यार्थियों, कुछ मूर्तियों के नीचे लिखा जाता था कि किस काल की बनी हुई है, क्या बनी है, उन मूर्तियों से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इनको सभी को एक एक करके पढ़ेंगे विद्यार्थियों। पुरातत्व है, पुरातत्व की सामग्री, इन 6 चीजों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला आता है विद्यार्थियों अभिलेख, इन अभिलेखों को है इनको लिखना कि अब पुरातत्व की सामग्री अर्थात 6 है अभिलेख, उसके बाद में मुद्राएं, उत्खनन सामग्री, मोहरे, स्मारक और मूर्तियां, इनके माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इसमें सबसे पहला आता है विद्यार्थियों का अभिलेख, अभिलेख, और अभिलेख में सबसे पहला आएगा शिलालेख विद्यार्थियों, शिलालेख, शिलालेख। ये शिलालेख क्या होता है विद्यार्थियों जानते हो आप शिलालेख किसे कहते हैं? शिला यानी पत्थर, अर्थात एक बहुत बड़ी चट्टान, जैसे उदाहरण के रूप में समझो आज अपनी मार्बल आता ना, मार्बल के जैसे हम घरों में मार्बल लगाते हैं तो मार्बल की पट्टियां कटी हुई, ऐसे विद्यार्थियों बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी, अर्थात बड़ी बड़ी चट्टान थी, उन पर लेख लिखे गए हैं तो उनको बोलते हैं शिलालेख, अर्थात शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख को शिलालेख बोला जाता है विद्यार्थियों। और भारत में सबसे ज्यादा शिलालेख हैं जो सम्राट अशोक के मिलते हैं, अशोक महान के शिलालेख, अशोक सम्राट अशोक के शिलालेख, सम्राट अशोक के शिलालेख। इसकी थोड़ी सी जानकारी बताऊं विद्यार्थियों, जब हमारा सम्राट अशोक आएगा उसमें और पढ़ाऊंगा, लेकिन अशोक की जानकारी बता दूं। अशोक विद्यार्थियों है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस चंद्रगुप्त बाद इसका बेटा आता है विद्यार्थियों बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में आता है विद्यार्थियों अशोक महान, अशोक महान। इसको महान क्यों बोलते हैं ये कहानी कह रहा हूं मैं विद्यार्थियों। 273 ईसा पूर्व में, या ईस्वी ईसा पूर्व जानते हो, 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की। उसके बाद में विद्यार्थियों कई कहानियां चलती हैं कि सम्राट अशोक, कुछ ग्रंथ में मिलता है कि बौद्ध धर्म का दिव्यदान, उसमें कहा कि सम्राट अशोक पहले क्रूर शासक था, उसने 99 भाइयों को वध करते हैं और गद्दी पर बैठा था। कुछ कहते हैं कि सम्राट अशोक एक ही था, कुछ कहते हैं कि 5 भाई थे और इसने किया था, लेकिन कुछ भी कारण रहा हो 269 ईसा पूर्व में,
269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है किसका? राज्याभिषेक अशोक महान का। अर्थात 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है किसकी? बिंदुसार की। बिंदुसार की मृत्यु होगी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद 4 साल बाद अपना राज्याभिषेक करता है, विधिवत रूप से राज्याभिषेक करता है, अर्थात एक आयोजन होता है। 269 ईसा पूर्व इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ सम्राट अशोक का। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अर्थात 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है विद्यार्थियों, जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है विद्यार्थियों, किसके? अशोक महान और कलिंग। जैसे इस कलिंग को बोलते हैं विद्यार्थियों, जो वर्तमान का उड़ीसा है ना, उस उड़ीसा को कलिंग बोलते हैं। इसके एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। लगभग ये भाग देखो ना, ये है पूरा भाग। तो इसमें अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, नेपाल, भूटान, म्यांमार से है, और ये है विद्यार्थियों मगध। वर्तमान का जो बिहार है ना, इस बिहार को बोलते हैं, बिहार का पटना और गया वाला क्षेत्र है मगध। इसकी राजधानी विद्यार्थियों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र या राजगृह, बाद में ये राजगृह होगी, पहले पाटलिपुत्र थे। और इसके पास में ये पड़ता है उड़ीसा वाला भाग, इसको कलिंग बोलते थे विद्यार्थियों। कलिंग आपने सुना होगा, कलिंग का राजा खारवेल एक महान शासक हुआ है, ऐसे कलिंग था यहाँ पर। वर्तमान का उड़ीसा है और पहले क्या था? कलिंग। अब ये क्या है कि लगभग इस पूरे क्षेत्र में किसका अधिकार था? इससे सम्राट अशोक का, अशोक महान अशोक का शासक था। लगभग ये भी नीचे दक्षिण भारत में भी जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक वाला क्षेत्र भी किसके अधीन आता था? अशोक महान के। देखो विद्यार्थियों, क्या व्यवस्थाएं रही होंगी हमारे भारत देश की, महान भारत देश की, कि मगध बिहार का बैठा व्यक्ति है। वर्तमान की बात करें तो बिहार में बैठा व्यक्ति है जो अफगानिस्तान का शासन चला रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी आ गया और अफगानिस्तान जाएगा। अफगानिस्तान का शासन है जो बिहार से बैठकर चला था। तो हमारी कितनी सुदृढ़ व्यवस्था होगी, जहाँ पर अगर अफगानिस्तान को युद्ध, अगर अफगानिस्तान को युद्ध हो जाए, दंगा भड़क जाए, तो उसको समझने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि अफगानिस्तान में हमारे अधीन आता था। तो पूरा लगभग भारत है अशोक के अधीन था, लेकिन जो कलिंग है छोटा सा उड़ीसा, ये अशोक के गर्द में नहीं था, ये अपने आप में स्वतंत्र था। तो सम्राट अशोक दक्की थे, उनका कि पूरा भारत दक्षिण से दूर, दक्षिण से लेकर पूरे पश्चिम में मेरा भाग है, मेरा अधिकार है, लेकिन छोटा सा कलिंग है जो एक तरह से कि मैं अपने अधिकार नहीं कर पा, अपने आप में स्वतंत्र है और बिल्कुल मगध के पास ही था। दूसरी बात क्या है विद्यार्थियों, इस कलिंग में कुछ कारण थे। कई कलिंग में हाथियों की संख्या ज्यादा थी, फिर जो दक्षिण भारत में रहते थे तो इस कलिंग से होकर जाते थे, तो 3-4 कारण हो गए कलिंग पर आक्रमण करने के लिए। तो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ता है विद्यार्थियों, और ये कलिंग का युद्ध इतना भयंकर युद्ध था विद्यार्थियों कि 261 ईसा पूर्व में, विद्यार्थियों को क्वेश्चन में रहता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में होना। इसमें 1 लाख लोग मारे गए विद्यार्थियों, इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए विद्यार्थियों, 1.5 लाख लोग इसमें घायल हो गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए। और जब ये युद्ध है, कलिंग युद्ध हार गया, कलिंग युद्ध हार गया और सम्राट अशोक जीत गया। और जब सम्राट अशोक युद्ध जीतने के बाद युद्ध क्षेत्र का जब दौरा करते हैं, जब उस युद्ध क्षेत्र का दौरा करते हैं और जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, तो देखते कि किसी सैनिक का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई मर गया, किसी का बेटा रो रहा है, किसी की मां रो रही है, किसी की पत्नी रो रही है, और पूरे उस युद्ध क्षेत्र का हाहाकार चित्कार देखकर अशोक का मन द्रवित हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया, एक छोटे से भूमि के टुकड़े को पाने के लिए मैंने इतना बड़ा कर दिया, इतने ज्यादा लोगों का वध कर दिया, तो ये मैंने पाप कर दिया। तो अशोक का मन द्रवित हो जाता है, विचलित हो जाता है। और उसके बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद में कहा कि आज के बाद में जीवन में कोई युद्ध नहीं करूंगा, आज के बाद में सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण का कार्य करूंगा, मानव की सेवा करूंगा, उनके इह लोक अर्थात इस लोक में नहीं, उनके पारलौकिक को भी अर्थात परलोक को सुधारने के लिए मैं कार्य करूंगा। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में है जो बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसके बाद में होता है सिलसिला शिलालेखों का।
अब सम्राट अशोक है विद्यार्थियों, ये सारे कार्य मैंने बताया था कि आप लोगों के समझ में आ जाए कुछ। अब जैसे ये पूरा भारत है, अब इस पूरे भारत में विद्यार्थियों पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक बैठा हुआ है और अफगानिस्तान में उसको अपना शिलालेख लगाना है। तो अफगानिस्तान में उसने अपना शिलालेख लगाया और उस शिलालेख में लिखा है कि हमें व्यक्ति के मनुष्य के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, जानवरों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, अर्थात तो उसमें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, जैसे आजकल अपने पोस्टर लिखते हैं करंट, जैसे हाल ही हमारे चुनाव है तो चुनाव में बड़ी बड़ी बधाई दी गई है कि भाई हाँ उसकी तरफ से बधाई है, उसकी तरफ से बधाई है, या फिर कोई भी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी या फिर जयपुर में जाओ तो बड़ी बड़ी सिटी में ऐसे बैनर लगे होते हैं कि अब हम जैसे हमारा गणतंत्र दिवस आएगा 26 जनवरी का, तो फलाने व्यक्ति की तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, ऐसे पोस्टर लगे होते हैं। ऐसे ही विद्यार्थियों प्राचीन काल में शिलालेख होते थे, अर्थात एक तरह से पत्थर ही मानो, ये जो बोर्ड है इसको पत्थर मानो और पत्थर पर वो लिखते थे। अर्थात सम्राट अशोक की ये आज्ञाएं हैं, उनकी ये बातें हैं कि आप मनुष्य के प्रति कल्याण रखो, किसी से युद्ध मत करो, किसी से झगड़ो मत, आपके पापों की जरूर सुधारने के लिए, अर्थात अच्छी अच्छी बातें हैं इन शिलालेखों में लिख कर है, उनको टांगा गया है, उनको खड़ा कर दिया गया है। तो ऐसे शिलालेख मिले हैं प्राचीन भारत में, बहुत ज्यादा शिलालेख मिले किसके, सम्राट अशोक के। उसका एक छोटा शिलालेख मिला है, उसको मैं बताता हूँ। एक लघु शिलालेख मिला मुझे तो भाब्रू 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 या विराटनगर शिलालेख, विराटनगर शिलालेख, विराटनगर शिलालेख। विद्यार्थी अपना एक वैराट है, विराटनगर है अलवर में। तो वहां पर क्या था कि ये प्राचीन महाजनपद, जैसे हमारे महाजनपद कहा जाते हैं, तो एक प्राचीन महाजनपद है, मत्स्य जनपद है, और मत्स्य जनपद के राजधानी कौन थी, विराटनगर। महाभारत में इस विराटनगर का जिक्र हुआ है विद्यार्थियों। और अब आता है विराटनगर में एक अशोक अभिलेख है, अशोक शिलालेख था। एक है विद्यार्थियों भीम डोंगरी, इस भीम डोंगरी के ऊपर है एक शिलालेख लगा हुआ है, ऐसा गोल था और उस गोल पर एक लघु शिलालेख लगा हुआ था विद्यार्थियों, लघु शिलालेख। जानते हो लघु शिलालेख कैसे कहते हैं, लघु यानी छोटा, छोटा शिलालेख यहाँ पर लगा हुआ है। इस लघु शिलालेख को है कर्नल बर्टन, जब अंग्रेजों का समय था तो कर्नल बर्टन आता है और भागू में अपना कैंप लगाता है, उस बाद में विराटनगर जाता है और इस शिलालेख को काट कर है जो कलकत्ता संग्रहालय में लेके जाता है, और आज भी ये विराटनगर भागू शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। इस शिलालेख में है जो सम्राट अशोक की शिलालेख है, और एकमात्र शिलालेख विद्यार्थियों जिसमें कहता है कि मैं बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखता हूँ, बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध को मानता हूँ या बौद्ध धर्म में आस्था रखता हूँ। तो इसमें है उसकी बातें हैं, तो ये होते हैं विद्यार्थियों शिलालेख, अर्थात शिलाओं पर उत्कीर्ण अपनी बातें, उनको बोलते हैं शिलालेख। तो ये प्राचीन भारत को जानने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और अशोक का तो जितना भी इतिहास लिखा गया है इन शिलालेख पर ही लिखा जाता है। तो एक आता विद्यार्थियों शिलालेख है भाब्रू विराटनगर शिलालेख, भाब्रू विराटनगर शिलालेख है भीम डोंगरी, भीम डोंगरी के पूर्वी भाग में स्थित है, भीम डोंगरी के पूर्वी भाग में स्थित है, और आज कलकत्ता संग्रहालय में है, संग्रहालय में है। अर्थात आज भी कलकत्ता संग्रहालय में भाब्रू विराटनगर संग्रहालय है, जिसमें अशोक बौद्ध धर्म के, इसमें अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। अर्थात और भी बहुत ज्यादा शिलालेख मिले हैं सम्राट अशोक के, लेकिन एकमात्र शिलालेख है जिसमें कहता है कि मैं बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखता हूँ, बौद्ध धर्म में विश्वास रखता हूँ। तो ये शिलालेख है जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। उसके बाद में अयोध्या का शिलालेख है, ऐसा ही विद्यार्थी सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखे, और भी शिलालेख लिखे हैं, जिसमें एक आता है, दूसरा शिलालेख आता है अयोध्या शिलालेख, जैसे भगवान राम की नगरी अयोध्या शिलालेख। इस अयोध्या शिलालेख
विद्यार्थी होता क्या है कि जैसे कि कोई शिलालेख लिखने वाला है ना, वो अपना नाम, पता या फिर उस राज्य के समय जो भी कोई चीजें थी उसको उत्कीर्ण कराएगा। इसके बाद में आते हैं विद्यार्थियों, एक सबसे प्रसिद्ध है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, ये हाथी गुफा अभिलेख है विद्यार्थियों, जो कलिंग का है, राजा खारवेल का है, खारवेल राजा, अर्थात कलिंग का राजा विद्यार्थी खारवेल, महान शासक हुआ है कलिंग का, और इस खारवेल के काबिल में एक हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। तो इन अभिलेखों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में भी है कई प्रकार के अभिलेख हैं, जिसमें है ये अभिलेख है, ये तो कई शिलालेख, अर्थात एक बड़ी सारी शिलाओं के ऊपर लिखा गया लेखों को बोलते हैं शिलालेख। उसके बाद में आता है स्तंभ लेख, उसके ऊपर आता है स्तंभ लेख। उसके ऊपर आता है स्तंभ लेख। स्तंभ को मतलब बोलते हैं जैसे जाके खड़े हुए को, जैसे ये अपना स्तंभ है ना, इनको बोलते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, इसको हम स्तंभ लेख बोलते हैं विद्यार्थी, इनको बोलते हैं विद्यार्थी स्तंभ लेख।